दोस्तों रसिया का सबसे घातक जेट Su-57 रिजेक्ट हो चुका है। अमेरिका का F-35 भी आउट कर दिया गया। आखिर रातों रात भारत के रक्षा मंत्रालय में ऐसा क्या हुआ है जिसने व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप दोनों के होश उड़ा दिए हैं? क्या भारत कोई ऐसी अदृश्य ताकत बना रहा है जिसके सामने अमेरिका की दादागिरी भी घुटने टेक देगी? जिस फ्रांस ने अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड के लिए अपने ही जिगरी दोस्त जर्मनी को लात मार दी, वो वही टॉप सीक्रेट तकनीक आज भारत की झोली में डालने के लिए क्यों गिड़गिड़ा रहा है? इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बंद कमरों के अंदर आखिर वो कौन सी खुफिया डील हुई है? क्या भारत फ्रांस को अरबों डॉलर का लालच देकर के कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र खरीद रहा है जिसकी भनक खुद यूरोप को नहीं लगी है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज इस वीडियो के अंदर हम 5th जनरेशन के नहीं बल्कि सीधे 6th जनरेशन के जेट की डील को डिकोड करने वाले हैं जिस पर भारत ऐलान कर चुका है। दोस्तों चाइना अपने J-20 और J-35 फाइटर जेट्स पर इतरा रहा है। उसे लग रहा है कि वो एशिया का बाप बन गया है, लेकिन भारत की सिर्फ एक चाल ने, रक्षा मंत्रालय के सिर्फ एक बड़े फैसले ने चाइना के अरबों डॉलर्स के वेपन्स को रातों रात कबाड़ में तब्दील कर दिया है। अब दोस्तों जब भारत का 6th जनरेशन कॉम्बैट क्लाउड एक्टिवेट होगा तो बीजिंग के रडार ब्लाइंड होने वाले हैं। अब आसमान खाली होगा, कोई रडार नहीं पकड़ पाएगा। जब भारत का एक अकेला फाइटर जेट उड़ेगा तो उसके साथ में चलेंगे 10 खौफनाक AI ड्रोन्स जो बिना इंसान के उड़ते हैं और खुद तय करते हैं कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के सामने जब मौत की ये मशीन फोर्स तैयार खड़ी होगी तो उसके फाइटर जेट्स जमीन से उठने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब भारत एक ही झटके के अंदर वो 120 किलो न्यूटन का सुपर जेट इंजन भी अपने कंट्रोल में ले लेगा जिसके लिए हमारे वैज्ञानिक 40 सालों से कावेरी प्रोजेक्ट के अंदर खून पसीना बहा रहे थे। दोस्तों भारत की रक्षा तैयारियों के अंदर एक ऐसा भूचाल आ चुका है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर के बीजिंग और मॉस्को तक सुनाई दे रही है। रक्षा मंत्रालय ने संसदीय स्थायी समिति को साफ साफ बता दिया है कि भारत अब 5th जनरेशन के पुराने ख्यालों से बहुत आगे निकल चुका है। भारत ने फ्रांस के नेतृत्व वाले 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकास कार्यक्रम यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम या FCAS के अंदर शामिल होने के लिए एक बेहद आक्रामक और ठोस रणनीति तैयार कर ली है। इसके साथ ही ब्रिटेन, इटली और जापान के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि GCAP का भी मूल्यांकन चल रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा दाव फ्रांस के FCAS के ऊपर लगा है। सवाल यह है कि भारत ने रसिया के Su-57 को क्यों ठुकरा दिया? दशकों से भारत की वायुसेना की रीढ़ रहे रशियन विमानों का सफर अचानक से खत्म क्यों कर दिया गया है? रसिया ने तो Su-57 के लिए लोकल प्रोडक्शन, 100% सोर्स कोड और 2-सीटर वेरिएंट तक का लालच दिया था। लेकिन भारत की मोदी सरकार और रणनीतिकारों को एक बात समझ में आ गई है। रसिया यूक्रेन वॉर ने साबित कर दिया है कि रसिया की सप्लाई चेन अब भरोसेमंद नहीं रही है। सुखोई 30 MKI के बेड़े के स्पेयर पार्ट्स के अंदर देरी इसका सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा रशियन टेक्नोलॉजी अब वेस्टर्न देशों की तुलना के अंदर पिछड़ रही है। भारत को अब एवरेज या फिर कॉम्प्रोमाइज्ड तकनीक नहीं चाहिए। वहीं दोस्तों अगर भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट ले लेता तो क्या पता वहां वॉशिंगटन के अंदर बैठा एक क्लर्क सिर्फ एक बटन दबा करके हवा में उड़ते हुए भारतीय जेट का इंजन बंद कर देता। जी हां दोस्तों, इसे कहते हैं डिजिटल किल स्विच। दोस्तों अमेरिका जब भी हथियार बेचता है तो ITAR यानी कि इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन के तहत गुलामी का एक एग्रीमेंट साइन करवाता है। अमेरिका तय करता है कि आप उस जेट को कहां, कब और किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। भारत को अपनी सामरिक स्वायत्तता, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से कोई समझौता मंजूर नहीं है। भारत किसी भी कीमत पर अमेरिका से परमिशन लेकर के युद्ध नहीं लड़ना चाहता है। लिहाजा भारत ने अमेरिकी वेपनरी की उस जंजीर को फाड़ करके कूड़ेदान में फेंक दिया है। दूसरी तरफ फ्रांस है दोस्तों। फ्रांस भारत की संप्रभुता का सम्मान करता है। जब भारत फ्रांस से राफेल खरीदता है तो फ्रांस
ये नहीं पूछता कि उसे लद्दाख में चाइना के खिलाफ लगाना है या कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ। 1998 के पोखरण परमाणु टेस्ट के बाद में जब अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, तब केवल फ्रांस हमारे साथ में खड़ा था। 1999 के करगिल युद्ध के अंदर फ्रांस के मिराज 2000 ने ही गेम पलटा था और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी उसी मिराज 2000 ने आतंकवादियों की कब्र खोदी थी। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा और गहरा सीक्रेट है। FCAS प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 के अंदर फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने मिलकर के की थी। लेकिन दोस्तों, जून 2026 के आसपास फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक भयानक झगड़ा होता है। दोस्तों, विवाद था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, IPR यानी कि बौद्धिक संपदा और सोर्स कोड को लेकर के। फ्रांस की डेजोल्ट एविएशन और जर्मनी की एयरबस के बीच में वर्चस्व की जंग स्टार्ट हो गई। फ्रांस अपनी टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी जर्मनी को देने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार दोस्तों, जर्मनी इस प्रोजेक्ट से बाहर चला गया। अब सवाल यह है कि जो फ्रांस अपने पड़ोसी और नेटो सहयोगी जर्मनी को अपनी तकनीक नहीं दे रहा, वो भारत के कदमों में अपनी इस सीक्रेट टेक्नोलॉजी को क्यों बिछा रहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब है पैसा, पावर और मार्केट। दोस्तों, फ्रांस का अपना रक्षा बाजार बहुत छोटा है। 6th जनरेशन का विमान बनाने का खर्च $100 बिलियन यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आने वाला है। फ्रांस इसे अकेला अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसे एक ऐसा साझेदार चाहिए जिसके पास में अथाह पैसा हो, एक विशाल वायुसेना हो, जिसे सैकड़ों जेट्स की जरूरत हो और जहां बड़े पैमाने पर सस्ते के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटीज भी हो। दोस्तों, भारत के पास में ये सब कुछ है। बंद कमरों के अंदर डील ये हो रही है कि फ्रांस अपनी तकनीक, सोर्स कोड देगा और भारत अपने विशाल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के अंदर FCAS का मास प्रोडक्शन करेगा, जिससे प्रति विमान लागत दुनिया के अंदर सबसे कम हो जाएगी। दोस्तों, 6ठी पीढ़ी का यह विमान कोई आम जहाज नहीं है। यह युद्ध के पूरे विज्ञान को पलट करके रख देगा। दोस्तों, चाइना J-20 का ढिंडोरा पीटता है, लेकिन वो 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है जो केवल रडार से छिपने के ऊपर डिपेंडेंट है। FCAS एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। इसकी सबसे खूंखार ताकत कोई मिसाइल नहीं है, बल्कि डेटा है। इसे कॉम्बैट क्लाउड कहा जाता है। फ्यूचर के युद्ध के अंदर यह विमान एक ऑर्केस्ट्रा के संचालन की तरह काम करेगा। अंतरिक्ष के अंदर भारत की मिलिट्री सैटेलाइट्स, हिंद महासागर के अंदर छिपी परमाणु पनडुब्बी, जमीन के ऊपर लगे रडार्स और हवा के अंदर मौजूद अवेक्स, ये सब एक क्वांटम एनक्रिप्टेड हाई स्पीड नेटवर्क से जुड़े होंगे। अगर भारत का 6th जनरेशन लीडर फाइटर जेट लद्दाख के अंदर उड़ रहा है और चाइना का J-20 सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो अंतरिक्ष से सैटेलाइट उसे पकड़ लेंगे और नैनो सेकंड्स के अंदर डेटाज भारतीय पायलट के हेलमेट की स्क्रीन पर आ जाएंगे। दोस्तों, भारतीय पायलट बिना अपना रडार ऑन किए बिल्कुल अदृश्य रह करके चाइना के J-20 को हवा में ही भस्म कर देगा और चाइना को पता भी नहीं चलेगा कि मौत कहां से आई है। इसके साथ ही दोस्तों, इसके साथ में आता है लॉयल विंगमैन और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग का खौफनाक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जब भारत का ये 6ठी पीढ़ी का मदर जेट उड़ेगा तो वो अकेला नहीं होगा। उसके साथ में 5 या 6 या फिर जरूरत पड़ने पर 10 अत्याधुनिक AI से लैस ऑटोनोमस ड्रोन्स उड़ेंगे। फ्रांस इन्हें रिमोट कैरियर्स कहता है। दोस्तों, ये ड्रोन स्वॉर्मिंग टैक्टिक्स यानी कि झुंड में हमला करने की रणनीति पर काम करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि पाकिस्तान ने चाइना से लिया हुआ HQ-9 या फिर अपना घातक एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया रखा है। भारतीय पायलट खुद उस खतरे के अंदर नहीं जाएगा। वो हवा से ही एक AI ड्रोन को आदेश देगा। वो ड्रोन सीधे पाकिस्तानी रडार की तरफ जाएगा। अगर रडार जाम नहीं हुआ तो वो ड्रोन खुद ही एक कामिकाजे मिसाइल बनकर के रडार से टकरा जाएगा। दुश्मन का पूरा एयर डिफेंस तबाह हो जाएगा और भारत का पायलट सुरक्षित दूरी से पूरी तबाही का तमाशा देखेगा। इससे दोस्तों, हमारे पायलट के शहीद होने की गुंजाइश बिल्कुल जीरो हो जाएगी। दोस्तों, भविष्य के हवाई युद्ध इतने तेज होंगे कि इंसान का दिमाग उस गति से डेटा प्रोसेस नहीं कर सकता है। लिहाजा इन जेट्स के अंदर एक वर्चुअल AI को पायलट होगा। जब दुश्मन एक साथ कई मिसाइलें दागेगा तो इंसान पैनिक कर सकता है, लेकिन AI नहीं।
ये कॉग्निटिव ओवरलोड को खत्म कर देगा। डिजिटल को पायलट सेकंड्स के 1000वें हिस्से के अंदर काम करेगा कि कौन सा ड्रोन किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, कौन सा लेजर हथियार इस्तेमाल होगा और रडार से बचने का बेस्ट रूट क्या है। अगर विमान पर कोई डैमेज होता है तो एआई तुरंत फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को रीरूट कर देगा ताकि जेट हवा में स्थिर रहे। और सबसे खौफनाक बात, यह विमान ऑपरेशनली मैन्ड होगा। दोस्तों, अगर कोई मिशन इतना खतरनाक है कि पायलट का लौटना नामुमकिन है तो इस फाइटर जेट को बिना पायलट के भी पूरी तरह एआई और जमीन से रिमोट कंट्रोल के जरिए एक महाकाय ड्रोन की तरह उड़ा करके दुश्मन के इलाके में भेज दिया जा सकेगा। दोस्तों, चाइना का पूरा J-20 बेड़ा इस तकनीक के आगे खिलौना नजर आएगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करें तो 5th जनरेशन विमान सिर्फ एक्स बैंड रडार से छिप सकते हैं। चाइना और रसिया अब लो फ्रीक्वेंसी VHF और UHF रडार बना रहे हैं जो F-35 जैसे फाइटर जेट्स को पकड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत का ये नया फाइटर जेट एडवांस ब्रॉडबैंड स्टेल्थ से लैस होगा। दोस्तों, इसकी बाहरी स्किन के ऊपर मेटा मटेरियल्स की कोटिंग होगी जो रडार तरंगों को सोख लेगी। इतना ही नहीं, इसके अंदर प्लाज्मा स्टेल्थ की संभावना है जहां विमान के चारों ओर आयोनाइज्ड गैस का एक आवरण बना दिया जाएगा। यह विमान रडार, इंफ्रारेड और एकॉस्टिक सेंसर्स हर जगह से अदृश्य होगा। वर्तमान जेट्स के इंजन से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है जिससे हीट सीकिंग मिसाइल पकड़ लेती है। लेकिन दोस्तों, इस छठी पीढ़ी के जेट में इंजन की निकास गैसों को ठंडी हवा के अंदर इस तरह मिलाया जाएगा कि इसका हीट सिग्नेचर वातावरण के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा इस जेट की स्मार्ट स्किन ही इसका सबसे बड़ा हथियार होगी। बाहर कोई एंटीना नहीं होगा, विमान का पूरा ढांचा ही रडार और सेंसर्स का काम करेगा। दोस्तों, 3D प्रिंटिंग और बायोनिक डिजाइन से इसका ढांचा पक्षियों की हड्डियों की तरह जालीदार लेकिन बेहद मजबूत होगा, जिससे इसका वजन कम हो जाएगा और पेलोड कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात है सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल। अगर युद्ध के अंदर विमान पर कोई मामूली खरोंच या फिर सूक्ष्म दरारें आती हैं तो वो इंसान के शरीर के घाव की तरह खुद ब खुद भर जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं उस सबसे बड़े ट्रैप की जो फ्रांस के साथ इस डील के सेंटर पॉइंट में है। दोस्तों, क्या सच में भारत सिर्फ एक विमान खरीदना चाहता है? तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत का असली निशाना तो 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला वेरिएबल साइकिल अडेप्टिव इंजन है। भारत का कावेरी इंजन प्रोजेक्ट पिछले 40 सालों से संघर्ष कर रहा है। दोस्तों, बिना एक पावरफुल इंजन के भारत का अपना एमका मार्क 2 प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सकता है। फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ में भारत की बातचीत पहले से ही चल रही है। एक फाइटर जेट को गश्त लगाने के लिए फ्यूल बचाना होता है और डॉग फाइट के लिए भयानक थ्रस्ट चाहिए होता है। छठी पीढ़ी के इस अडेप्टिव इंजन के अंदर थर्ड स्ट्रीम एयरफ्लो टेक्नोलॉजी होगी। जब विमान को गश्त करनी होगी तो इंजन एक कमर्शियल टर्बोफैन की तरह काम करेगा, जिससे फ्यूल बचेगा और रेंज 30% तक बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हवाई युद्ध शुरू होगा, इंजन तुरंत हवा के अंदर अपना आकार बदल करके एक प्योर टर्बोजेट बन जाएगा जो 20% ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। यह इंजन सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी से लैस होगा, यानी कि बिना आफ्टर बर्नर चालू किए मैक 2 या फिर उससे ज्यादा की गति से उड़ना। दोस्तों, आफ्टर बर्नर बहुत ज्यादा फ्यूल पीता है और हीट सिग्नेचर बढ़ा देता है। दोस्तों, भारत के जेट चाइना के शिनजियांग और तिब्बत में घुस करके बिना पकड़े गए तबाही मचा करके वापस लौटाएंगे। भारत फ्रांस से यही इंजन तकनीक और सोर्स कोड हासिल करना चाहता है ताकि हमारा स्वदेशी एमका भी अजय बना रहे। दोस्तों, हथियारों के मोर्चे पर यह विमान बारूद पर निर्भर नहीं रहेगा। इसके अंदर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि DEWs का इस्तेमाल होगा। इसके पावरफुल इंजन मेगावाट स्तर की बिजली प्रोड्यूस कर सकेंगे, जिससे हाई एनर्जी लेजर हथियार चलेंगे। अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो प्रकाश की गति से एक लेजर बीम उस मिसाइल के सेंसर को हवा में ही भस्म कर देगी। दोस्तों, लेजर के लिए गोलियों की जरूरत नहीं होती है। जब तक इंजन चलेगा, हथियार चलता रहेगा। इसके अलावा विमान से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी कि EMPs और हाई पावर माइक्रोवेव छोड़े जाएंगे। ये दुश्मन के एयर डिफेंस और रडार के सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बिना किसी धमाके के जला देंगे। ये जेट एक उड़ता हुआ हैकर होगा जो हवा से ही चाइना के संचार नेटवर्क को हैक कर लेगा और इसके रडार स्क्रीन पर फैंटम टारगेट्स
यानी झूठे विमानों की तस्वीरें बना देगा। दोस्तों चाइना की फौज हवा के अंदर भूत से लड़ रही होगी। इसके अलावा ये विमान मैक 5 से भी ज्यादा की स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस होगा, जिन्हें दुनिया का कोई भी S-400 या फिर पैट्रियट सिस्टम रोक नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों इस मास्टर के पीछे कुछ बहुत बड़े खतरे और रेड अलर्ट्स भी हैं, जिन्हें अगर भारत ने इग्नोर किया तो वायुसेना 20 साल पीछे चली जाएगी। दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। छठी पीढ़ी के विमान का कॉन्सेप्ट अभी हवा में है, इसका कोई नट बोल्ट तक नहीं बना है। फ्रांस का FCAS प्रोग्राम जर्मनी के जाने के बाद में संकट में है। ऐसे में भारत को 8 लाख करोड़ रुपए जैसे भारी भरकम बजट वाले प्रोजेक्ट के अंदर अंधाधुंध पैसा नहीं झोंकना चाहिए। अगर फ्रांस भारत को सिर्फ एक ATM मशीन समझ रहा है तो यह डील भारत के लिए सुसाइडल हो सकती है। दोस्तों सबसे बड़ी शर्त यह होनी चाहिए कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फुल सोर्स कोड लिखित के अंदर मिले। भारत को डिजाइन और मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रांस के बराबर चाहिए। अमेरिका के F-35 प्रोग्राम के अंदर जिन देशों ने पैसा लगाया उन्हें आज तक उस जेट का पूरा कंट्रोल नहीं मिला है, वो सिर्फ ऑपरेटर बनकर के रह गए हैं। भारत को उस जाल से बाहर निकलना होगा। इसके अलावा भारत को अपना 5th जनरेशन M का प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर रोकना या फिर धीमा नहीं करना चाहिए। वायुसेना की स्क्वाड्रन कैपेसिटी गिरकर के 29 तक आ गई है, जबकि ये 42 होना बिल्कुल मिनिमम जरूरत है। दोस्तों FCAS 2040 के दशक से पहले उड़ान नहीं भर पाएगा। तब तक हमें अपने स्वदेशी M का और फ्रांस से 114 राफेल खरीद करके अपनी ताकत को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर भारत इन कूटनीतिक और रणनीतिक चुनौतियों को पार कर लेता है तो इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भूकंप लाने वाला होगा। भारत के लिए हमेशा से 2 मोर्चों पर युद्ध यानी कि 2 फ्रंट वॉर का खौफ रहता है। दोस्तों चाइना और पाकिस्तान का एक साथ हमला, लेकिन 6th जनरेशन का ये नेटवर्क सेंट्रिक ढांचा इस खौफ को हमेशा के लिए दफन कर देगा। एक अकेला भारतीय पायलट हवा में 10 विमानों की ताकत लेकर के चलेगा। चाइना की क्वांटिटी यानी कि J-20 जेट्स की भारी तादाद भारत की क्वालिटी के आगे घुटने टेक देगी। 1991 के खाड़ी युद्ध के अंदर जिस तरह अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी ने इराक की विशाल सेना को मिनट्स के अंदर भून डाला था, ठीक वैसा ही हश्र चाइना का होने वाला है। दोस्तों भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने वाला इस विमान का नेवल वेरिएंट मलक्का स्ट्रेट से लेकर के अदन की खाड़ी तक चाइना की नौसेना को हिंद महासागर में घुसने भी नहीं देगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक पर चाइना की बुरी नजर का इलाज ये विमान बहुत आसानी से कर देगा। अपनी लंबी रेंज और डीप पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी के चलते ये चाइना के अंतर्देशीय मिलिट्री बेसिस को तबाह करने की कैपेसिटी रखेगा। इसके अलावा एक अघोषित रणनीतिक गठबंधन बन रहा है। फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड हिंद महासागर के अंदर है और भारत फ्रांस मिलकर के चाइना को काउंटर करने के लिए एक मजबूत नेवल और एयर ब्लॉक बना रहे हैं। दोस्तों फ्रांस हमेशा एक ऐसा पश्चिमी देश है जो अपने जेट्स को भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत परमाणु हथियार ले जाने के लिए मॉडिफाई करने की पूरी छूट देता है। यह भरोसा रातों रात नहीं बनता। भारत का लक्ष्य अब सिर्फ हथियार खरीदना नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना है। अगर FCAS भारत के अंदर बनता है तो देश के अंदर एरोस्पेस इकोसिस्टम डेवलप होगा, लाखों नौकरियां प्रोड्यूस होंगी और भारत रक्षा निर्यातक देशों की लिस्ट में टॉप पर आ जाएगा। दोस्तों हम दुनिया के 6th जनरेशन विमान बेचेंगे। भारत की ये रणनीतिक छलांग सिर्फ एक हथियार की खरीद नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के अंदर एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनने का ब्लूप्रिंट है। मोदी सरकार और रक्षा मंत्रालय का यह फैसला साफ संदेश है कि भारत अब दुनिया के पीछे नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया के रक्षा मानकों को खुद तय करेगा। रसिया का रिजेक्शन और अमेरिका से दूरी इसी नई सामरिक स्वायत्तता का प्रतीक है। चाइना के J-20 का तिलिस्म टूटने वाला है और पाकिस्तान के एयर डिफेंस की तो सांसें अभी से फूलने लग जाएंगी। दोस्तों 2040 तक आसमान में जो युद्ध लड़ा जाएगा वो बारूद से कम और डेटा AI और लेजर से ज्यादा लड़ा जाएगा। उस युद्ध के अंदर भारत का कॉम्बैट क्लाउड और स्वॉर्म ड्रोन दुश्मन के लिए मौत का वो साइलेंट वंडर पैदा करेंगे, जिससे ना कोई रडार देख पाएगा और ना ही कोई मिसाइल रोक पाएगी। बस जरूरत है भारत फ्रांस के साथ में इस डील में अपनी शर्तों
पर अड़ा रहे, सोर्स कोड हासिल करे और अपने स्वदेशी एमका को भी पंख देता रहे। अगर ये सब कुछ सही डायरेक्शन में गया तो आसमान खाली होगा, लेकिन उस पर राज सिर्फ और सिर्फ भारत का होगा। अब दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? इस डील को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है और क्या भारत को फ्रांस पर भरोसा करते रहना चाहिए? कमेंट में अपनी बातें जरूर कहें। नमस्कार दोस्तों।